एज यू कैन थिंक अबाउट। तो जितने भी मोल्स होंगे लिथियम के एटम्स के, उन सब की खूबियाँ वही होंगी जो इस एक लिथियम एटम की हैं। इसी तरह अगर एक हीलियम एटम को हम समझ लें तो हम इस पूरे एलिमेंट को समझ लेंगे। इसी तरह एक हाइड्रोजन एटम को समझ लें तो पूरे हाइड्रोजन एलिमेंट को समझ लेंगे। तो आप रफली ये समझ सकते हैं ये एटम ही खुद इस वक्त एलिमेंट है, और इस तरह के बहुत से एटम्स होंगे जो मिलके इसी तरह का एलिमेंट हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मैंने ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स इसलिए बनाए हैं कि हम एलिमेंट लफ्ज़ को समझ लें और इस डेफिनेशन को समझ लें। देखें, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यहाँ तक अगर कोई डेफिनेशन कहता है तो ये गलत है, क्योंकि एटम से छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और फिर हमें फर्दर पता है कि जो न्यूट्रॉन है वो फर्दर छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और प्रोटॉन्स मज़ीद छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। आप लोगों ने अपने एफएससी की बुक में ज़रूर पढ़ा होगा क्वार्क्स के बारे में, एंटी क्वार्क्स के बारे में। तो जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के, वो इन दैट डेफिनेशन, आई मीन पार्टिकल फिज़िक्स की डेफिनेशन में एटम्स नहीं हैं, बल्कि क्वार्क्स हैं, या फिर जो क्वार्क्स के बगैर वाले हमारे पास मैटर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह का सारे फंडामेंटल जो है वो ब्लॉक्स हैं हमारे पास मैटर के। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहना है एटम को या नहीं। एटम को सिर्फ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं कहना, क्योंकि एटम से छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कहना है, क्योंकि अगर मैं इस लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो वो जो इलेक्ट्रॉन पहले लिथियम का पार्ट था अब यहाँ आ गया है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वही खूबियाँ हैं। अगर मैं हीलियम से इलेक्ट्रॉन एक रिमूव कर दूं वो यहाँ आ जाए, तो हीलियम वाले इलेक्ट्रॉन की खूबियाँ भी वही हैं जो लिथियम वाले इलेक्ट्रॉन की खूबियाँ हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव कर दूं उसकी भी वही खूबियाँ हैं जो लिथियम या हीलियम वाले इलेक्ट्रॉन की होंगी। अगर सोडियम से मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके आऊँ उसकी भी वही खूबियाँ हैं जो लिथियम या हीलियम या हाइड्रोजन से आने वाले इलेक्ट्रॉन की हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम की खुद निशानी नहीं है, ना ही किसी एलिमेंट की निशानी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन लिथियम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये इलेक्ट्रॉन हीलियम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिमेंट को एटम्स रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फॉर एग्जांपल, या प्रोटॉन्स की तादाद। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी न्यूट्रल एटम में तो वो एटम लाजमी तौर पे लिथियम एलिमेंट का होगा। अगर मेरे पास किसी न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं तो वो एटम लाजमी तौर पे किसी लिथियम एलिमेंट का होगा। इसी तरह से अगर मेरे पास किसी न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है तो वो एटम लाजमी तौर पे किसी हाइड्रोजन एलिमेंट का है। अगर मेरे पास किसी एटम में न्यूट्रल एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर ये लाजमी तौर पे ये एटम जो है ये हीलियम वाले एलिमेंट का होगा। इलेक्ट्रॉन्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, उनकी गिनती इम्पॉर्टेंट है। प्रोटॉन्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, उनकी गिनती इम्पॉर्टेंट है। जब हम बात कर रहे हों एलिमेंट की, तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स के होने से नहीं बनता, बल्कि एक ख़ास तादाद में अगर इलेक्ट्रॉन्स हों, एक ख़ास तादाद में अगर प्रोटॉन्स हों, तो ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस ख़ास तादाद को ही हम एटम कह देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं एटम को तोड़ दूं तो एटम में से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट का नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एक ख़ास तादाद अगर मिल जाए तो वो एक ख़ास एलिमेंट बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि अगर कभी 2 इलेक्ट्रॉन मिलें और 2 प्रोटॉन मिलें तो ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैं न्यूट्रॉन्स को अभी डिस्कशन में नहीं ला रहा इंटेंशनली, क्योंकि हमारे टॉपिक से उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे शेल में घूम रहे हैं और उसके न्यूक्लियस में 2 ही प्रोटॉन्स हैं, तो ऐसा
जो ये कॉम्बिनेशन है दो इलेक्ट्रॉन्स का और दो प्रोटॉन्स का किसी न्यूट्रल एटम में, वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और उस एलिमेंट का नाम है हीलियम। तो इलेक्ट्रॉन्स खुद कुछ नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स की खास गिनती मिल के किसी एटम को बनाती है और वही एलिमेंट की पहचान होते हैं। जैसे ही आप एटम को तोड़ेंगे इसको, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, इसके 3 प्रोटॉन्स भी अलग अलग हो जाएंगे। अकेला प्रोटॉन या अकेला इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या एटम से बड़े पार्टिकल भी होते हैं जो इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे? जी हाँ, होते हैं। अगर एटम्स इकट्ठे हो जाएं, मॉलिक्यूल्स बना लें या एक बड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लें, तो ये सारे के सारे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है आयरन का सिर्फ, उसमें सारे आयरन के एटम्स होंगे। अगर मेरे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है फॉर एग्ज़ाम्पल जिंक का, तो उसमें सारे के सारे जिंक के एटम्स होंगे। अगर मेरे पास एक कार्बन जो है उस डायमंड है, तो उसमें सारे के सारे कार्बन होंगे। मेरे पास ग्रेफाइट है, उसमें सारे के सारे कार्बन होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, ये सारे के सारे इस एलिमेंट के पार्ट्स हैं। इसको तोड़ते जाएं, इस एक ग्रेफाइट शीट को छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, करते 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 मैक्सिमम जो आप छोटा कर सकते हैं, और ये कार्बन भी रहे तो वो होगा एक कार्बन एटम। अगर उससे भी छोटा किया तो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्कैटर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और अब ये किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। इससे बड़े पार्टिकल्स उसके मॉलिक्यूल्स हैं और उसके बाद उसका मैक्रो स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम जो बात कर रहे थे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ जाना था। साथ ही वो डिस्कशन हमारी एटम की डेफिनेशन के साथ कुछ हद तक हो गई है। एटम का जो स्ट्रक्चर है, अगर एटम को ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो एटम हैज़ 2 पार्ट्स। एटम के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से को हम कहते हैं न्यूक्लियस, ये हमेशा एटम के सेंटर में होता है। दूसरे हिस्से को हम कहते हैं शेल्स या इलेक्ट्रॉन शेल्स। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है, जो एटम का एक हिस्सा है, इसमें 2 तरह के पार्टिकल्स हैं। एक प्रोटॉन्स हैं और दूसरे इनमें न्यूट्रॉन्स हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियस है, जो एटम का एक हिस्सा है, 2 पार्ट्स हैं टोटल, तो एक पार्ट में 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और ये हमेशा कहाँ होता है? ये हिस्सा होता है एटम के सेंटर में। और इसी तरह से जो शेल्स हैं वो इसके बाहर हैं। शेल्स 1 हो, 2 हों या 7 हों, ये सारे के सारे एक हिस्सा कहलाते हैं। और ये सारे के सारे जो हैं, इनमें एक तरह के पार्टिकल्स हैं और वो हैं, इसके नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रॉन्स। अब एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? नंबर ऑफ मैक्सिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में, आई मीन इन अ शेल, is equal to 2n square, where n is the shell number. We also call it principal quantum number. Principal P-R-I-N-C-I-P-L-E, principal quantum number. तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शेल नंबर को शो करता है। और हमें पता है शेल्स के नाम है K-L-M-N। और जो एटम का स्ट्रक्चर है, हमें उसको स्टडी करते हुए फर्दर पता होना चाहिए कि एटम में जो शेल्स हैं वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। शेल्स जो हैं वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किसमें? सब शेल्स में। सब शेल्स के जो नाम हैं वो हैं S, P, D और F। और फिर ये सब शेल्स जो हैं ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑर्बिटल्स में। और इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिर होती है स्पिन। तो इस लिहाज से हमारे शेल्स जो हैं उनका एक उनका क्वांटम नंबर है जिसे हम n से लिखते हैं, कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसके बाद जो हमारे सब शेल्स हैं इनका जो क्वांटम नंबर है उसे हम कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर।
और इसका सिंबल है L। और हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं इसको रिप्रेजेंट करता है एक और क्वांटम नंबर जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसका सिंबल है M। इसी तरह से जो स्पिन है इसका जो क्वांटम नंबर है उसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका जो सिंबल है वो है स्मॉल s। तो L की जो वैल्यूज़ हैं वो होती हैं हमेशा n-1 से लेके 0 तक, n-1 से लेके 0 तक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास n = 3 है, इसका मतलब है 3rd शेल है। इसमें सब शेल्स कितने होंगे? इसमें सब शेल्स होंगे 3 - 1 = 2, 1 एंड 0। ये तीनों जो हैं ये इसके सब शेल्स हैं, ये नाम है उनके 2, 1 और 0। और उसके बाद ये जो हमारे पास सब शेल्स हैं अलग से तीनों, इनके ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो ऑर्बिटल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ जो हैं वो होती हैं -L2 + L। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए होंगी, 0 के लिए होगी m की वैल्यू 0, विच मीन्स इसका एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एक ऑर्बिटल है। इसी तरह से अगर 1 है हमारे पास L की वैल्यू विच इज़ एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा उसकी वैल्यूज़ होंगी -1, 0 एंड 1। और 2 के लिए इसकी वैल्यूज़ होंगी -2, -2, -1, 0, 1 एंड 2। 5 ऑर्बिटल्स होंगे इसमें। स्पिन जो है, आई वुड आस्क यू to never ever mix this spin with the classical spin। ये क्वांटम स्पिन है, हम इसे क्वांटम नंबर कह रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट स्पिन जो हम बात कर रहे होते हैं, ज़मीन स्पिन कर रही है ऐसे अपने एक्सेस के अराउंड जो ऑब्जेक्ट को स्पिन करता है, बल्कि ये जो क्वांटम नंबर है इसका ताल्लुक इसकी क्वांटम प्रॉपर्टी से है, और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी इलेक्ट्रॉन की, जिसे हम इसकी स्पिन की 2 किस्में हैं, हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव स्पिन। तो हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आर्टिकल था वो यहाँ पे मुकम्मल हुआ है। बाकी जो हमारा लेक्चर का फ्लो था उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिव्यू तक हमारी ये क्लास मुकम्मल हुई है। एंड आई होप अगर आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो आप डिस्कशन सेशन में पूछ लेंगे, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो डिस्कशन सेशन की वीडियो होगी वो उसमें हम अपलोड कर देंगे, और वो आप लोगों के साथ मैं उस वक्त शेयर कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो लेक्चर का बाकी हिस्सा है, जो इसके रिव्यू, हमारा जो फ्लो ऑफ लेक्चर था एटॉमिक स्ट्रक्चर पर रुक गया है, इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, और आप इसको अच्छा सा पढ़ें। आई होप इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस होंगे वो आंसर हो जाएंगे, और अगर कोई इस पे कमेंट हुआ तो आप ज़रूर करें, ताकि मैं उसके मुताबिक नेक्स्ट जो है वो इससे बेहतर प्लान कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।